नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सोचने पर ये मजबूर होना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं कोई बड़ी गलती तो हो रही है। क्या वजह है कि एक बार बीएड वर्सेस बीटीसी ये दो दल बन जाते हैं जो कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, फूटी आँख सुहाते नहीं हैं। ये आपस में एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और फिर एक दूसरे के दुश्मन जैसे बने हुए प्रतीत होते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो इसके बाद कुछ मामले और भी सामने आते हैं। शिक्षा मित्रों का जब मामला सामने आया था उस समय भी आपने देखा था, शिक्षा मित्र वर्सेस बीएड वाला जो मामला था उसमें भी दोनों ही पक्ष एक दूसरे के दुश्मन जैसे प्रतीत होते थे। और अब 69 शिक्षक भर्ती में जब निर्णय सामने आया है तो यहाँ पर भी लगभग 3 धड़े बन चुके हैं। एक हैं आरक्षित, दूसरे हैं अनारक्षित। यानी कि एक वो हैं जो कि इन जॉब हैं, वो अपनी नौकरी की सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हैं। दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो कि मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियमानुसार जो आरक्षण मिलना चाहिए था आखिर क्यों नहीं मिला। तो ये वाकई विचारणीय बिंदु है। अगर ये जो लिस्ट आई है 69,000 वाली, अगर इसमें विसंगतियां नहीं होती तो ये जो आपस में टकराव देखने को मिल रहा है ये टकराव नहीं होता। शिक्षा मित्रों वाले मामले में भी अगर सरकार ने सही तरीके से काम किया होता तो मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता और इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चे थे उनकी नौकरी नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है। आखिर ये गलतियां कैसे हो रही हैं इस पर विचार करने की यहाँ पर आवश्यकता है। जो अभ्यर्थी हैं मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि हम सभी भारतवर्ष के निवासी हैं, हम सभी भारत देश के नागरिक हैं और हमारी कोई निजी दुश्मनी किसी से नहीं है। जो चीज़ें सामने आई हैं उसके बाद लोग अपने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपस में वैमनस्य करना ये उचित प्रतीत नहीं होता है। क्या होता है आप सोचिएगा कि हर व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और वो चाहता है कि उसकी कम से कम एक नौकरी लग जाए और अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर वो अपनी बात सामने रख रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर लिस्ट नियमानुसार बनी होती तो ये स्थिति जो आज सामने आई है ये नहीं आती, क्योंकि कोर्ट ने अंततः कम से कम ये तो मान लिया ना कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ विसंगति थी लिस्ट में और फिर से नई लिस्ट बनाने को उसने कह दिया। अगर ये लिस्ट पहले से ही सही बनी होती तो फिर ऐसी स्थिति आती ही क्यों। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अंततः जो छात्र आमने सामने हो रहे हैं वो चीज़ ठीक नहीं है। हम सभी छात्रों को, हम सभी अभ्यर्थियों को आपस में सौहार्द बनाए रखना चाहिए। अपनी अपनी बातें आप पूरे पुरजोर तरीके से सामने रखिए, सरकार के समक्ष रखिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से रखिए, पूरी सभ्यता के साथ रखिए। और देखिए, आप या तो शिक्षक हैं या तो होने वाले शिक्षक हैं और शिक्षक का एक नैतिक कर्तव्य ये भी होता है कि देश में, प्रदेश में और जहाँ भी शिक्षक रहता है वहाँ पर शांति बनी हुई होनी चाहिए। यूँ आपस में एक दूसरे पर ब्लेम करना और हो हल्ला मचाना ये उचित प्रतीत नहीं होता है। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में अब 2 धड़े तो सामने हैं, एक तीसरा धड़ा भी शायद सामने आने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद जो आरक्षित वर्ग हैं वो चाहते हैं कि एक नई लिस्ट और काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में सरकार जो है जानकारी जल्द से जल्द सार्वजनिक करे। वहीं पर जो चयनित हैं, जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हैं, उनको भी लग रहा है कि क्योंकि वो जॉब कर चुके हैं और ये लिस्ट सरकार नहीं तैयार की है तो उनका भी भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। और इसी मुद्दे पर लखनऊ में कल जब दोनों ही वर्ग आमने सामने हो गए तो पुलिस ने बीच में आकर बीच बचाव किया और निश्चित रूप से इसमें मैं पुलिस की भूमिका को सराहनीय मानता हूँ। पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी से दोनों वर्गों को अलग रखा और ये भी है कि उनके बीच में टकराव नहीं होने दिया। नारेबाजियाँ चल रही थी लेकिन उस पर भी पुलिस ने कहा कि आप लोग शांति बनाए रखिए और अंततः यह जो धरना प्रदर्शन था वो शांतिपूर्वक ही रहा। बीच में कभी कभी उग्र होता प्रतीत हुआ तो वहाँ पर उपस्थित जो पुलिस जन थे उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, लोगों को शांत कराया और फिर ये भी बात कही गई कि आप लोग अपनी बात शांति से रखिए, सरकार सबकी सुनने को तैयार है। जो गलतियाँ भूत में हो गई, जो गलतियाँ पास्ट में हो चुकी हैं उनको सुधारने की बात सरकार के द्वारा कही गई है, ये बहुत शुभ संकेत है। तो यहाँ पर तो पहले ही सरकार ने कह दिया था कि जो चयनित हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा और जो अचयनित हैं, मतलब जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो कोर्ट के नियमानुसार सरकार आगे बढ़ेगी और एक नई लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर
निश्चित रूप से अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं किसी भी बिंदु पर, तो शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए और इस प्रकार से मतलब आपस में बैमनस न रखें, बस यही कहना चाहूँगा। फिलहाल आज के अखबारों में सारी सूचनाएं सार्वजनिक हैं और अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि कोई भी सूचना होती है वो न्यूज़ चैनल से पहले आपको देखने को मिल जाती है सोशल मीडिया पर ही। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल जो है अखबार नहीं पढ़ते होंगे। अखबार अगर आप नहीं भी लेते हैं तब भी, जैसे आप फेसबुक ऑन करते हैं, टेलीग्राम ऑन करते हैं, यूट्यूब ऑन करते हैं, आपको सूचनाएं मिल जाती हैं। आप सूचनाओं के मोहताज तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आपस में जो संघर्ष है उसको ना करें, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ भी ना व्यक्तिगत नहीं है। आखिर अगर व्यक्तिगत होता तो बीएड वर्सेस बीटीसी, इसमें कहाँ से व्यक्तिगत था? ये तो 2 वर्ग बन गए थे। इसमें तो ये था कि प्रोफेशनल कैटेगरी बन गई कि बीएड वाले अलग हो गए, बीटीसी वाले अलग हो गए, शिक्षा मित्र अलग हो गए, बीएड वाले अलग हो गए, 69,000 में अब चयनित अलग हो गए, अचयनित अलग हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंततः आपको अपनी बात ही रखनी है और एक दूसरे से अगर आप कुछ कहेंगे सुनेंगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखनी है, तर्कपूर्ण तरीके से रखनी है, तार्किक रूप से रखनी है, ताकि आपकी बात पर जो है जहाँ भी आप रखें उस पर लोग चिंतन मनन करें। यकीन मानिए कि ये जो भी चीज़ें आगे आने वाली हैं उसमें आप अपना जो विरोध प्रदर्शन करेंगे एक दूसरे के प्रति, उससे बेहतर ये है कि अपनी बात रखिए। पॉलिसी मेकर जो हैं उनके सामने आप अपनी बात रखिए और उन्हीं से कहिए, ठीक है? आपस में लड़ना उचित नहीं है। फिलहाल यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का तीसरे दिन धरना प्रदर्शन जारी है और उन्होंने यही मांग करी है कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है और नई लिस्ट है उसके बारे में उन्हें जल्द से जल्द जानकारी दी जाए। और यहाँ पर जो 69,000 में जो मतलब अचयनित हैं, अचयनित मतलब जो नई लिस्ट में चयनित होने की जिनकी संभावना है वो लोग तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो चयनित अनारक्षित हैं, जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, वो भी कल निदेशालय पहुँच गए थे। दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर नारेबाजी करने लगे तो विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए पुलिस बीच में दीवार बनकर खड़ी हुई। हालांकि महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा के आश्वासन के बाद अनारक्षित अभ्यर्थियों ने धरना समाप्त कर दिया। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम मतलब सरकार ने आश्वासन दिया और समझदारी दिखाते हुए लोगों ने अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखा। तो यही मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बातों को रखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आपका निजी हित प्रभावित हो रहा है, तो आप अपनी बातों को रखें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से दोस्तों, क्योंकि ये हमारा ही देश है और इसे जितना निर्मल, जितना शांत, जितना अच्छा बनाना चाहेंगे वो हम आप ही मिलकर बनाएंगे और यहाँ पर उग्रता किसी काम की नहीं है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती आमने सामने, तो खैर यही न्यूज़ आज के अखबारों में भी है और जो सार संक्षेप है मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं यूपी में। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था कि निदेशालय से आदेश ये आया है कि जिन प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत ही कम है तो उनको बंद करके उनके जो बच्चे हैं, उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको निकट के प्राइमरी स्कूल में समायोजित कर दिया जाए। और ऐसे प्राइमरी स्कूल फ़िलहाल तो बंद रहेंगे जब तक कि मतलब एक प्रॉपर तरीके से बच्चे वहाँ पर आ नहीं जाते हैं। तो खतरे में है 130 खबर ये जो है 123% स्कूलों का भविष्य। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो बहुत इन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं 50 से कम बच्चे, 7 स्कूलों में 10 से भी कम है। मतलब उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला चूरे ये कासगंज में पड़ता है, यहाँ पर केवल 2 है, छात्र संख्या केवल 2 है। पीपरी में देखें तो केवल 9 है। तो इस प्रकार से जितने भी स्कूल हैं, सरकार को यही लग रहा है कि ऐसे जो स्कूल हैं मतलब इसमें बच्चे ही नहीं, तो जो इसमें मतलब कोई मतलब नहीं बनता है जब बच्चे ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको निकट के प्राइमरी स्कूल में रखा जाए और उनका समायोजन एक तरीके से कर दिया जाए। और जो शिक्षक हैं यहाँ पर उनको भी मतलब जहाँ पर छात्र और शिक्षक संख्या कम है वहाँ पर समायोजित कर दिया जाए। फिलहाल इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ेगा कि आने वाले समय में जो अगर छात्रों की संख्या कम हो रही है, प्राइमरी स्कूल ख़त्म हो रहे हैं, तो इसके बाद रोज़गार पर भी इसका प्रभाव पड़ना तय है। तो जो अभी फ़िलहाल देखो एक न्यूज़ आई थी, आपको पता होगा कि 85,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इस पर बहुत सारे लोगों ने खूब वीडियो बनाया था। मैंने देखा था एक चैनल के तो 1 लाख से ज़्यादा वीडियोज़ आए थे कि उत्तर प्रदेश में 85,000 शिक्षक भर्ती। खैर मैंने ये न्यूज़ चलाई नहीं और इस पर मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो खबर है ना, देखो अखबार वाले भी भगवान नहीं होते हैं। अखबार वाले भी कभी कभी फेक न्यूज़ छाप देते हैं या कभी कभी अपने न्यूज़पेपर की टीआरपी बढ़ाने के लिए उसको कोई एक न्यूज़ थोड़ा हाईलाइट कर दिए, ठीक है। तो ऑफिशियल अपडेट जब तक आती नहीं है तब तक कहना ही बेकार होता है। लेकिन इस पर बहुत सारे लोग
अच्छे खासे व्यूज़ बटोर लेते हैं। और आज देश की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। सुरक्षा की समीक्षा खुद हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं और देश की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती परीक्षा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजू कृष्णा ने बताया है कि ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन के बिना किसी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रश्न पत्र सभी 67 जिलों में पहुंच चुके हैं और इन्हें ईवीएम की तर्ज पर पुख्ता सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। परीक्षा के दौरान 2300 मजिस्ट्रेट और 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और सारी सिक्योरिटीज यहाँ पर बरती जा रही हैं और ये अच्छी बात है। और मैं भी यही कामना करता हूँ कि ये परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ जो है वो संपन्न हो और अलग अलग जिलों में जो बच्चे हैं वो भी पहुँच चुके हैं। होटल लगभग फुल हैं, तो बच्चे जो हैं वो किसी तरीके से अपनी रात बिताए हैं। कोई रोडवेज परिसर में था, तो कोई रेलवे परिसर में था, तो कोई पीपल के पेड़ के नीचे था, जहाँ जिसको जगह मिली। तो ये सारी खबरें हैं और एक अच्छी खबर यहाँ इसी बीच ये भी निकल के आ रही है कि जो धरती के भगवान हैं यानी कि डॉक्टर लोग, वो लोग अब फ़िलहाल अब ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका और स्वास्थ्य सेवाएं ये हड़ताल पर नहीं हो सकती हैं और निश्चित रूप से ऐसा होना भी नहीं चाहिए। डॉक्टरों की हड़ताल का मतलब होता है कि कई निर्देशों की जाने जाना। इस बात को भी डॉक्टरों को समझना चाहिए कि उनकी जो हड़ताल है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से अगर चल सकती है, उनका भी जो विरोध प्रदर्शन है वो हो सकता है, तो करना चाहिए इस तरीके से। एनीवे, मैं डॉक्टर बंधुओं से मतलब किसी प्रकार का उज्र नहीं रखता हूँ। बस ये कहना चाहूँगा कि आपको जनता भगवान मानती है, आपको भी अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। और अगर आप मरीज़ सामने मर रहा है, अगर आप उसे देखने से इनकार कर देंगे कि हम हड़ताल पे हैं, अच्छी बात नहीं है। फ़िलहाल आप लोग अगर आ गए हैं अपनी ड्यूटी पर, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। 11 दिनों से हड़ताल चल रही थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि न्याय और चिकित्सा कभी हड़ताल पर नहीं हो सकते हैं और पूरी बात जो है वो आज के अखबारों में भी है। और आज पुलिस भर्ती परीक्षा में कड़ी सिक्योरिटी है। आपने देखा भी होगा कि सभी स्कूल कॉलेज लगभग हर जगह बंद हैं और जो परीक्षार्थी हैं वो किसी प्रकार से अपनी रात बिताए हैं। फ़िलहाल 1 दिन की परीक्षा है, इसके बाद वो वापस अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। रोडवेज में भी यात्रा जो है मुफ्त में करवाई जा रही है। नई ट्रेनें भी चलाई गई हैं। सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं कि अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना होने पाए, लेकिन फिर भी क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो अब भाई होटल तो बनेंगे नहीं, रुकने टिकने की व्यवस्था कभी कभी हो सकती है, लेकिन लगभग व्यवस्था जो है वो मैं कहूँगा कि अच्छी बात है। जो कुछ भी है यहाँ पर ठीक ठाक है और हम इंसान हैं तो एक दूसरे के काम भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने निजी खर्चे पर ऐसे परीक्षार्थियों के रुकने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। देखो, RO के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें लास्ट 34 ईयर यानी कि पिछले 34 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका एक जिस्ट करना है, उनका एक जिस्ट तैयार किया जाएगा और उसमें जितने भी बिंदु महत्वपूर्ण हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको अपडेटेड करके अपलोड किया जाएगा। तो क्योंकि 34 सालों का पेपर एक वीडियो में लगभग 15 से 16 घंटे का वीडियो कोई देख नहीं पाएगा, तो इसके लिए मैंने कहा ना कि किसी ने पूछा था कि आप पहाड़ कैसे गिराएंगे, तो उत्तर आया था कि थोड़ा थोड़ा गिराएंगे, एक दिन गिर जाएगा। आपने देखा होगा ना वो माझी द माउंटेन मैन मूवी, तो एक दिन में पहाड़ टूटता नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तोड़ें तो टूट सकता है। तो इसलिए ओनली GS मास्टर क्लास, चैनल का नाम याद रखिएगा, ओनली GS मास्टर क्लास। इस चैनल पर आपको जितना संभव रहेगा, जैसे कि 1 साल 2 साल 3 साल, तो प्रश्नों की संख्या के आधार पर रहेगा। अगर इम्पॉर्टेंट प्रश्न ज़्यादा हैं तो वीडियो में मतलब 1 घंटे का वीडियो रहेगा। उस 1 घंटे में हम 1 साल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं या फिर 2 साल का करते हैं या फिर 3 साल का। इस आधार पर आपको वीडियोज़ मिलेंगे। अगर आप RO UP PCS या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, GS की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा और सबसे ऊपर कमेंट रहेगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। पुनः आप लोगों से कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि हम सभी एक हैं। अपना सौहार्द बनाए रखिए, अपना प्रेम बनाए रखिए, संघर्ष करिए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए, लेकिन फिर भी जो हमारा देश है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।